गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्लेमिंगो का लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग। इसका पार्ट सेकंड है। पहले पार्ट को हमने कर लिया है पहली वीडियो में, और पहले उसमें पार्ट में कहानी थी साहब नाम के लड़के की, और इस सेकंड पार्ट में कहानी है मुकेश नाम के लड़के की, जो एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है और फिरोजाबाद में रहता है। लेखिका उससे मिलती है और उस घटना का वर्णन इस सेकंड पार्ट में करती है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये यहाँ से टाइटल शुरू होता है इसका। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मास्टर अर्थात अपना मालिक बनने पर जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेज, वह अनाउंस करता है, घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क, मैं पूछती हूँ, अर्थात मैं इसमें यहाँ पर क्या कौन है, लेखिका है, कि क्या आप कुछ कारों के बारे में जानते हैं, कोई चीज़ कारों के बारे में जानते हैं। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर्स, वह जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए, अर्थात लेखिका की तरफ देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स, लूम्स मीन होता है नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। उसका जो सपना है वो इसी तरह धुंधला सा है, लाइक द मिराज, मिराज की तरह, मृग तृष्णा की तरह। मृग तृष्णा एक भ्रम होता है जब रेगिस्तान में खास तौर पर गर्मी का टाइम होता है तो दूर ऐसे लगता है कि जैसे पानी हो, परंतु जब वहाँ उस जगह पर जाकर देखता है कोई भी तो वहाँ पर पानी दिखाई नहीं देता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं मिराज, अर्थात मृग तृष्णा, जो उसका सपना है, भ्रम है एक तरह से। amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, और वह सपना फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में वो ले रहा है। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, और यह फिरोजाबाद शहर अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर कोई परिवार इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, वो बेंगल्स बनाने में व्यस्त है, अर्थात हर परिवार वहाँ पर चूड़ियाँ बनाता है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह भारत की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, केंद्र है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, वो फैक्ट्री होती है, वो क्षेत्र होता है जिस जगह पर गिलास का अर्थात कांच का काम किया जाता है, उसे ढाला जाता है, उससे अलग अलग तरह की शेप बनाई जाती हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं। वेयर फैमिलीज हैव, और इस फिरोजाबाद शहर में या इस ग्लास ब्लोइंग उसमें इंडस्ट्री में वेयर फैमिलीज हैव, जहाँ पर परिवारों ने स्पेंट जनरेशंस, अपनी कई कई पीढ़ियाँ खफा दी हैं, अर्थात उनकी कई कई पीढ़ियाँ इस काम को करते हुए बीत गई हैं। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, फर्नेसेस का अर्थ होता है भट्टियाँ, इन भट्टियों के आसपास काम करते हुए इनकी कई कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। वेल्डिंग ग्लास, और ग्लास को अर्थात कांच को जोड़ते हुए इनकी कई कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। मेकिंग बेंगल्स, और चूड़ियाँ बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, सीम्स में होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पूरे लैंड के लिए, पूरे देश भर के लिए कि जो औरत हैं उनके लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी इन परिवारों में से एक परिवार है। नन ऑफ देम नो दैट, उनमें से कोई भी नहीं जानता कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि यह बच्चों के लिए गैर कानूनी है। इलीगल होता है गैर कानूनी। लाइक हिम, मुकेश जैसे बच्चों के लिए ये गैर कानूनी है। टू वर्क, काम करना, इन द ग्लास फर्नेसेस, जो ये ग्लास की फर्नेसेस अर्थात कांच को पिघलाने वाली जो भट्टियां हैं उनके पास काम करना। विद हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में अर्थात तापमान में काम करना उनके लिए
गैर कानूनी है, और एक गैर कानूनी इसलिए तौर से है मुख्य रूप से क्योंकि ये बाल मजदूरी कर रहे हैं एक तरह से अपने घर पर ही, ऐसा नहीं कर सकते, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। इन डिंजी सेल्स, और ये जो काम जो करते हैं ये अंधेरी गंदी सेल्स में अर्थात कोठरियों में झोपड़ियों में करते हैं। विदाउट एयर, जिनमें अच्छी तरह से ना तो हवा की पासिंग होती है एंड लाइट, और ना ही ढंग से उजाला होता है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, यदि इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए, इन्फोर्स में लागू करना, किसको, द लॉ को अर्थात कानून को, कुड गेट हिम एंड आउट, मुकेश को भी और मुकेश जैसे अन्य जो बच्चे हैं, दोज 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चे हैं जैसे मुकेश की तरह के, जो अपने माँ बाप का साथ देकर इन चूड़ियों को बनवाने में मदद करते हैं। आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, कि जो ये गर्म फर्नेसेज हैं, भट्टियाँ हैं, इनसे उन्हें यहाँ से काम करने से हटाया जा सकता है। वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स, स्लॉग का मतलब होता है हार्ड वर्क, जहाँ पर वे हार्ड वर्क करते हैं अपने दिन के उजाले के समय के टाइम, घंटों के टाइम। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस, और वहाँ काम करते हुए वे प्राय लूज कर देते हैं अर्थात खो बैठते हैं, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की ब्राइटनेस को, चमक को। मुकेश's आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, वॉलंटियर होता है स्वयं सेवक, अपनी इच्छा से काम करने वाला। बीम का मतलब है सिकरन होता है, यहाँ चमक मानेंगे हम। मुकेश's आई बीम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं या उनमें चमक दिखाई देती है, खुशी दिखाई देती है। ऑफ एज ही वॉलंटियर्स, जब वह स्वयं अपनी इच्छा से टेक यानी कि ले जाता है, मीन राइटर को, होम अपने घर ले जाता है जब राइटर को। विच ही प्राउडली से, जिस घर के बारे में वो बड़े गर्व से, प्राउडली में गर्व से, सेज इज बीइंग रिबिल्ट, कि वह दोबारा बनाया गया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, लेखिका बताती है कि वह और मुकेश ऐसी गली में से निकल के जाते हैं, ऐसी गलियों में से जो जिन गलियों में बदबू आ रही थी। स्टिंकिंग लेन्स का मतलब है बदबूदार गलियां। चॉक्ड विद गार्बेज, चौक का मतलब रुक जाना होता है, जैसे नालियाँ वगैरह हो जाती है, परंतु ये पूरी तरह से गली रुकी नहीं हुई है, निकलने के लिए जगह है, परंतु उसमें जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। पास्ट होम्स, पास्ट होम्स का मतलब होता है ऐसे घर जो बहुत ही पुराने समय में बनाए जाते थे, आदिकाल के आसपास। दैट रिमेन्स होवल्स, होवल्स का मतलब होता है ऐसी जगह जिसे छोड़ दिया जाता है। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और वो घर ऐसी हालत में हो गए हैं जिन्हें छोड़ दिए, ऐसे लगते हैं जैसे इनमें कोई रहता नहीं हो, और उनकी दीवारें जर्जर अवस्था में है, खंडित अवस्था में। वॉबली डोर्स, और उन घरों में जो दरवाजे हैं वो भी बिल्कुल टूटे फूटे से हैं। नो विंडोज, और इन घरों में कोई खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्राइमेबल स्टेज। क्राउडिंग विद फैमिलीज यानी कि जो परिवार हैं उनमें भीड़ है, अर्थात हर परिवार में जो परिवार के मेंबर्स हैं वे ज़्यादा हैं, हर परिवार में ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं यहाँ पर। एंड एनिमल्स, और उन घरों में एनिमल्स होते हैं, हो सकता है कि इनके ये पेट एनिमल हों, जैसे बकरी है या कोई गाय वगैरह इस तरह की, या राइटर का जो है संकेत इस तरफ भी हो जाता है, जैसे कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर, उनकी तरफ भी हो सकता है। को एग्जिस्टिंग, वो एग्जिस्टिंग अर्थात एक साथ रह रहे हैं, को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है एक साथ रहना। इन द प्राइमेबल स्टेज, प्राइमेबल आदिकालीन, बहुत पुराने समय के जैसे रहते थे लोग इस तरह से। स्टेट में ना अवस्था, वे बहुत ही आदिकालीन अवस्था में इन परिवारों में, इन घरों में रहते हैं, आदमी भी और जानवर भी। ही स्टॉप्स एट द डोर, मुकेश एक दरवाजे के पास रुकता है। ऑफ वन सच हाउसेज, ऐसे ही घरों में से एक घर के सामने रुकता है। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर, और नॉक करता है। बैंक्स का मतलब है खटखटाना। अ वोबली आयरन डोर, एक जर्जर अवस्था में जो टूटा फूटा सा दरवाजा है लोहे का, उसको विद हिज फुट, अपने पैर से उसे खटखटाता है। एंड पुशिंग इट ओपन, और धकेल कर उसे खोल देता है।
वी इंटर अ हाफ बिल्ट शेक, और लेखिका बताती है कि वह और मुकेश एक आधे से बने हुए शेक में अर्थात एक कुटिया में, एक घर में झुग्गी झोपड़ी सी में घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इस घर के एक हिस्से में थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव, एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ है अर्थात लकड़ी से चलने वाला चूल्हा रखा हुआ है, जिसमें थेज्ड ग्रास है अर्थात जो फूस या सामान पुरानी छतों के फूस की छतों के लिए यूज होता है, वो उन्होंने वो ईंधन के रूप में चूल्हे में लगा रखा है। ओवर विच, और जिस चूल्हे के ऊपर सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, ऑफ सिजलिंग स्पेनिश लीव्स, और इसमें बर्तन में पालक के पत्ते हैं अर्थात पालक की सब्जी बनाई जा रही है, और सिजलिंग कर रही है अर्थात जब पालक गर्म हो रही है तो गर्म होने से जो आवाज़ होती है सिसर सिसर की, वो आवाज़ आ रही है। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और जो बड़ी सी वो रखी हैं प्लेटर्स अर्थात ट्रे रखी हैं, उनमें आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उनमें और कटी हुई सब्जियां रखी हुई हैं। आ फ्रेल यंग वोमेन, फ्रेल का मतलब होता है नाजुक या दुबली पतली, दुबला पतला या दुबला पतली, दुबली पतली। आ फ्रेल यंग वोमेन, एक दुबली पतली हल्की सी एक नवयुवती है, एक औरत है। इज कुकिंग द इवनिंग मील, वह शाम के समय का भोजन बना रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे ही परिवार का। थ्रो हर आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, क्योंकि वह चूल्हे पर काम कर रही है लकड़ी से, तो वहाँ धुआं है और धुआं उसकी आंखों में घुसा हुआ है अर्थात उसे परेशान कर रहा है। और जब लेखिका वहाँ पर एंटर करती है तो उसे देखकर वहाँ उस धुएं में से ही, और अपनी आंख जब उसकी धुएं में है तो वो उसे देखकर मुस्कुराती है लेखिका को। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, तो यह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, परंतु उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और इसने कमांड शुरू कर दी है एक बहू के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, इस घर की पुत्रवधू के रूप में। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, यह 3 आदमियों की इंचार्ज है अर्थात इन 3 व्यक्तियों की वो देखभाल करती है। हर हस्बैंड, अपने पति की, मुकेश की, एंड देयर फादर, मुकेश के पिता की। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब ओल्डर मैन यहाँ मुकेश का पिता है, जब वहाँ पर घर में आता है, प्रवेश करता है। सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह धीरे से जो टूटी हुई दीवार है उसके पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल होता है घूंघट, क्लोजर टू हर फेस, और अपने फेस पर घूंघट कर लेती है। अ कस्टम डिमांड्स, यह एक रिवाज है जो जिस रिवाज के अनुसार वो रिवाज मांग करती है अर्थात तो उस रिवाज के अनुसार ये काम करना पड़ता है। डॉटर्स इन लॉ, जो बहुएं होती हैं, मस्ट वेल देयर फेसेस, उन्हें अवश्य ही घूंघट करना होता है बिफोर मेल एल्डर्स के सामने अर्थात बुजुर्ग पुरुष के सामने। इन दिस केस, इस मामले में, द एल्डर इज एन इम्पोवर्ड बैंगल मेकर, जो बैंगल मेकर है, जो ये बुजुर्ग है वो एक गरीब बैंगल मेकर है अर्थात वह चूड़ी बनाने वाला है और मुकेश का पिता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, बहुत समय तक बहुत कठिन वर्क करके, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो ये एक टेलर का काम करते थे, देन अ बैंगल मेकर, फिर इन्होंने बैंगल मेकिंग का काम करना शुरू कर दिया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, रिनोवेट मतलब होता है दोबारा से किसी चीज को बनाना, तो ये अपने घर को दोबारा से बनाने में असफल रहे हैं। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल रहे हैं। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, और जो भी इन्होंने मैनेज किया है, जो भी इन्होंने करने के लिए मैनेज किया है, टीच देम है, उन्हें सिखाया है।
व्हाट ही नोज, जो काम वो जानता था, अर्थात द आर्ट ऑफ बेंगल मेकिंग बेंगल्स, अर्थात चूड़ी बनाने की कला उन बच्चों को सिखा दी, मुकेश को और मुकेश के भाई को। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी माँ भी वहीं पर बैठी हुई है, तो वो कहती है कि यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, वो बताती है कि उसने खुद ने अपने हस्बैंड को देखा है, गो ब्लाइंड, अंधे होते हुए, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जब वो चूड़ियाँ बनाते हैं गर्म उससे गिलास से, कांच से, तो उन पर चमक के लिए पॉलिश की जाती है, तो जो पॉलिश उस गर्म चूड़ियों के गिलास से जब उड़ती है तो उनकी आंखों में उस पॉलिश के ट्रेसेस चले जाते हैं, धूल चली जाती है और उनसे उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, चश्मे वगैरह नहीं है जिन्हें वो अपनी आंखों पर लगा लें। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, उसका तात्पर्य है, वो कहना चाहती है कि क्या कभी भगवान द्वारा प्रदत्त, भगवान द्वारा दिया गया जो कुल है, गोत है, वंश है, उसको तोड़ा जा सकता है। जैसा भगवान ने हमें बना दिया, जिस जाति में पैदा कर दिया उसी में रहा जाता है और उसकी परंपराओं को निभाया जाता है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, वो बताती है कि जिसका जन्म चूड़ी बनाने वाली कास्ट में हुआ है, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, तो उन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं और कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, जब वो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार में पैदा होते हैं तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो हर अपने घरों में भी देखते हैं चूड़ियाँ। इन द यार्ड, आंगन में भी चूड़ियाँ देखती हैं। इन एवरी अदर हाउस, और अगर आसपास के घरों में देखा जाए तो हर घर में उन्हें चूड़ियाँ ही दिखाई देती हैं, देखने को मिलती हैं। एवरी अदर यार्ड, हर आंगन में चूड़ियाँ दिखाई देती हैं, देखने को मिलती हैं। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर शहर में चूड़ियाँ, फिरोजाबाद के हर गली में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देती हैं। स्पाइरल्स होती है तरह से स्प्रिंग, कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं एक सिंगल पीस होता है उस, परंतु वह स्प्रिंग नुमा होता है, तो वो कई चूड़ियों को काम कर देता है। और यहाँ स्पाइरल्स का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे चूड़ियों को इकट्ठी करके और किसी धागे में या छोटी सी रस्सी लेकर उसमें पिरो लेते हैं और जब उन्हें इकट्ठी रखते हैं तो तब भी क्या बन जाता है, एक स्प्रिंग सी बन जाती है, घेरा सा बन जाता है। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, वहाँ पर जो स्पाइरल्स हैं अर्थात घेरे हैं, सर्कल हैं, किसके, स्प्रिंग नुमा चूड़ियों के, और उनके कलर के बारे में राइटर बताती है, जैसे सन्नी गोल्ड है वहाँ पर चूड़ियाँ, पेडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू कलर की है, पिंक है, पर्पल है, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और राइटर बताती है कि रेनबो से अर्थात इंद्रधनुष से जितने भी जो 7 कलर बन हैं उनसे जितनी भी चूड़ियाँ बन सकती हैं, जितने भी कलर की चूड़ियाँ बन सकती हैं, हर तरह की चूड़ियाँ वहाँ पर देखने को मिलती हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, और वहाँ अनकेम्प्ड का मतलब गंदे, जो गंदे से जो यार्ड हैं, आंगन हैं, उनमें ढेर पड़े हैं, बड़े बड़े चूड़ियों के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हैंड कार्ट्स का 4 व्हील हैंड कार्ट्स का मतलब है रेहड़ियाँ, और रेहड़ियों पर जो है चूड़ियों के ढेर देखे जा सकते हैं, या रेहड़ियों पर भी चूड़ियों के ढेर हैं। पुश्ड बाई यंग मैन, जिन्हें जो है वहाँ के उन परिवारों के जो युवा लड़के हैं, मैन हैं, अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, जो सेंटी टाउन है गंदा सा जो शहर है, उसकी जो संकरी जो गलियां हैं उनमें लेकर धकेलते रहते हैं, अर्थात अपनी रेहड़ियों से सामान बेचते रहते हैं, चूड़ियाँ बेचते रहते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो ये डार्क अंधेरे वाली जो कुटिया हैं या इनके मकान हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प होता है जो तेल से चलने वाले जो है लालटेन वगैरह या दिए होते हैं। फ्लिकरिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, अर्थात जैसे हमारी ये बल्ब की जो लाइट होती है ये टिमटिमाती नहीं है क्योंकि इसमें हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जो हमारे दिए वगैरह होते हैं
तेल वगैरह के या लालटेन वगैरह होती है उसकी जो रोशनी है, जिसकी फ्लेम है, लो है, वो एक जगह नहीं रुकती। तो वो लो है जो ऑयल लैम्प्स की, वो टिमटिमा रही है। सिट्स नेक्स्ट टू, और वहीं पर उनसे उनसे आगे सिट बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठे हुए विद देयर फादर एंड मदर, अपने माँ बाप के पास या माँ बाप के साथ। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, और वो अपने माँ बाप के साथ ही काम कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, चूड़ियों के जो पीसेज हैं उन्हें सर्कल बना रहे हैं, गोली जो कलर जो ग्लास है उनके सर्कल बना रहे हैं, छल्ले बना रहे हैं बेंगल्स के रूप में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनकी जो आंखें हैं बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं, टू द डार्क, अंधेरे की, अर्थात उनकी आंखें अभ्यस्त हो गई हैं अंधेरे की, टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की जो रोशनी है उससे ज़्यादा उनकी आंखों को अभ्यास किस चीज़ का हो गया है, अंदर के अंधेरे का। दैट इज वाई, यही कारण है, दैट इज वाई का मतलब होता है यही कारण है। दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, कि उनकी प्राय जो आई साइट है वो खो जाती है, खत्म हो जाती है, बिफोर दे बिकम एडल्ट, जब तक वो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, युवा होते हैं। सविता, वहीं पर एक लड़की है सविता, अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल है, युवा लड़की है, इन अ ड्रेब पिंक ड्रेस, ड्रेब का मतलब होता है फीकी सी पड़ जाना, यानी कि एक चमकहीन हो जाना। उसके पास जो पुरानी ड्रेस है पिंक कलर की वो भद्दी हो रही है, अर्थात वो बदरंगी हो रही है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक बूढ़ी औरत के बराबर में बैठी हुई है। सोल्जरिंग पीस ऑफ ग्लास, और वो है जो गिलास के जो टुकड़े हैं, चूड़ियां हैं जो, उन्हें सोल्जरिंग कर रही है। सोल्जर का मतलब यहाँ पर है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे टीवी का या किसी रेडियो वगैरह में जो ना कई बार तार वगैरह हट जाते हैं, वहाँ पर एक पेचकस नुमा एक वो होता है, सोल्जर भी बोलते हैं उसे, मशीन का नाम है उसका, उसे गर्म करके उन तारों को जोड़ा जाता है। ऐसे ही क्या है कि वो उसी चीज़ से गर्म करके, और चूड़ियों का जो गैप है जो थोड़ा सा आपने देखा होगा, उसे क्या कर रही है, उसे भर रही है, उसे जोड़ रही है, पूरे सर्कल को इकट्ठा करके घुमा के। तो इसे बोलते हैं सोल्जरिंग, अर्थात जो सविता है वो सोल्जरिंग कर रही है गिलास के पीसेज का। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसको देखकर हैरानी होती है लेखिका को, उसके जो हाथ हैं बिल्कुल मशीन की भांति चल रहे हैं। लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, मशीन की जैसे चिमटियां होती हैं उसकी तरह। आई वंडर, और फिर राइटर कहती है कि मुझे हैरानी है, इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स, क्या वह इन बेंगल्स की पवित्रता को जानती है। सेंसिटी का मतलब होता है पवित्रता। सी हेल्प्स मेक, जिसमें जिन चूड़ियों को वो बनाने में मदद करती है। इट सिम्बोलाइजेज, सिम्बोलाइजेज का मतलब प्रतीक, एंड इंडियन वुमेन्स सुहाग, यह इंडियन वुमेन के, भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती हैं। ऑस्पियसनेस इन मैरिज, और एक तरह से जो शादी है उसकी सफलता का प्रमाण होती है, उसकी सुकूनता का प्रमाण होती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, और राइटर कहती है कि उससे भी एक दिन अचानक ये एक दिन याद आएगा या पता चलेगा। व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, जब उसका जो है सिर एक लाल घूंघट से, लाल ओढ़नी से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथों में मेहंदी रचा दी जाएगी। एंड रेड बेंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और जो उसकी कलाइयाँ हैं, रिस्ट्स हैं, उनमें जो है लाल चूड़ियाँ डाल दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वह तब एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जो औरत उसके पास बैठी हुई है, बूढ़ी औरत, उसी की तरह। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत साल पहले एक दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाई में चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, परंतु उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, तो वही बूढ़ी औरत बताती है अपनी गरीबी की हालत के कारण, कि बताती है कि एक वक्त वो शेर भर भी अनाज
या खाना भरपेट नहीं खा पाते हैं। सी सेज, वह कहती है, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, और उसकी जो वॉइस है, आवाज़ है, उसमें खुशी का अभाव है। सी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, और यहाँ पर लेखिका स्पष्ट करती है कि पूरे जीवन भर में उस औरत ने कभी पेट भर भोजन का आनंद नहीं लिया है। दैट इज वट सी हैज रीप्ड, और यही उसे एक तरह की टीस है उसके मन में, दुख है उसके मन में। हर हस्बैंड, जो उसका पति है, एन ओल्ड मैन विद आ फ्लोइंग बियर्ड, और जिसकी दाढ़ी बिल्कुल बेतरतीब हो रही है, बेढंगी हो रही है, वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, कि मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, बस मैं इतना कर पाया हूँ कि अपने परिवार के लिए रहने लायक एक घर बना दिया है। हियरिंग हिम, जब उसकी बात को सुना जाता है, वन वंडर्स, तो किसी को भी हैरानी होती है, इफ ही हैज अचीव्ड, कि उसने वो उपलब्धि हासिल कर ली है, व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि जिसे प्राप्त करने में और लोग जिंदगी भर असफल रहते हैं, अर्थात वहाँ के जो लोग हैं जिंदगी भर अपना घर नहीं बना पाते हैं। ही हैज आ रूफ ओवर हिज हेड, उसे तसल्ली है, सुकून है कि उसके सिर के ऊपर एक छत है, अर्थात उसने घर बना लिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, क्राई है उन लोगों के मन में, दुख है, पीड़ा है कि उनके पास पैसा नहीं है। नॉट हैविंग मनी का मतलब पैसे नहीं है। टू डू एनीथिंग, कुछ काम करने के लिए। एक्सेप्ट का मतलब था के अतिरिक्त। कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, अर्थात उनके पास ऐसा इतना पैसा नहीं है कि वे कोई और काम कर सकें और अपना बिजनेस जारी कर सकें, शुरू कर सकें। नॉट इवन एनफ टू ईट, उनके पास तो खाने लायक भी, गुजारा करने लायक भी पैसे नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, और वो हर घर की यही हालत है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन है वो अपने माँ बाप के दुख दर्दों का रोना रोते हैं, बेबसी का रोना रोते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कुछ चीज़ें समय के साथ मूव हुई हैं, बदली हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नम्बलिंग टॉयल, जो माइंड नम्बलिंग टॉयल का मतलब है यहाँ पर दिमाग को सुन्न कर देने वाली जो है मेहनत है। टॉयल का मतलब होता है मेहनत। हैव किल्ड, या अर्थात वर्षों से लगातार जो बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, थका देने वाला, उन्हें परेशान कर देने वाला, उसने ख़त्म कर दिया है। ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, उनके सारे प्रयासों को और उनकी सारी योग्यताओं को, सपना लेने की योग्यता और प्रयासों को ख़त्म कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, तो राइटर कहती है कि मैंने एक जो समूह था यंग मैन का, उनसे पूछा कि आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों नहीं बनाते हैं, अपना एक संगठन क्यों नहीं बनाते हैं। हु हैव फॉलन इन द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन, उन यंग युवा से पूछा जो एक दुष्चक्र में फंस चुके हैं, मिडलमैन के में, बिचौलियों के में। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, और जिन बिचौलियों ने उनके पिताओं को भी क्या किया था, अपने जाल में फंसा लिया था। ट्रैप का मतलब था जाल में फंसाना। एंड फोर फादर्स, और उनके पूर्वजों को भी। फोर फादर्स का मतलब है पूर्वज। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, वो कहते हैं कि यदि हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, संगठन बना लेते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, तो युवा बताते हैं कि यदि वो संगठन बना लेते हैं तो पुलिस के द्वारा उन्हें घसीटा जाता है, परेशान किया जाता है, बीटन, पीटा जाता है। एंड ड्रैग्ड टू द जेल, और जेल में डाल दिया जाता है। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि वो जो इलीगल काम का उन पर क्या कर दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है, और उनके साथ परेशानियां की जाती हैं, उन्हें परेशान किया जाता है।
दे से वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, वो कहते हैं कि उन लोगों के मध्य में या उनके आसपास कोई ऐसा नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई ऐसा नहीं है कि जो इन चीज़ों को भिन्न नज़रिए से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी ऐसे ही थके हुए थे जैसे ये थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली, वो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, उनकी बातें खत्म नहीं होती। इन अ स्पाइरल, और उन बातों का एक दायरा रहता है, उनकी का सर्कल रहता है। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो उनकी जो बातचीत होती है वो पॉवर्टी से टू एपैथी, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। ये 4 टॉपिक हैं, पॉवर्टी है, ठीक है ना, ग्रीड है, एपैथी है और इनजस्टिस। इन चारों चीज़ों के आसपास ही उनकी बातचीत चलती रहती है। बातें तो वो बहुत करते हैं परंतु इनसे हटकर और कोई बात नहीं कर पाते। ग्रीड का मतलब होता है लालच, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय। लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को जब राइटर सुनती है, आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, तो राइटर कहती है कि मुझे 2 भिन्न, डिस्टिंक्ट का मतलब है भिन्न, वर्ल्ड्स प्रतीत होते हैं। महसूस करती है राइटर कि ये दोहरी दुनिया में है इनकी। वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाले में फंस चुका है, गरीबी के चंगुल में आ चुका है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा, और जिन पर एक बर्डन है, बोझ है, किस चीज का, बाय द कलंक ऑफ कास्ट, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति का कलंक। इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में वो पैदा हुए हैं उस जाति में पैदा होने का कलंक है उन पर। द अदर अ विशियस सर्कल, और दूसरा है एक दुष्चक्र ऑफ द साहूकार, साहूकारों का। द मिडलमैन, मिडलमैन अर्थात बिचौलियों का। द पुलिसमैन, पुलिस वालों का। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का अर्थात वकील वगैरह जो है। द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका। एंड द पॉलिटिशियंस, और जो राजनेता हैं उनका। अर्थात ये सभी जो व्यवस्था है इस राजनेता पुलिसमैन वगैरह की, इनके भी ये चंगुल में आए पड़े हैं। एक तो उनकी समस्या है कि वो उसी कास्ट में, चूड़ी बनाने वाली कास्ट पैदा हुए, उसे वो चाहकर भी और कोई काम नहीं कर पाते। और वो जो अगर चूड़ियाँ बनाते हैं तो ये जो लोग हैं जिनके पेशे यहाँ पर प्रोफेशन बताए हैं, वो उन्हें अपने फ़ायदे के लिए उन लोगों को रियल फ़ायदा नहीं होने देते जो उसके रियल हकदार हैं, चूड़ी बनाने वाले। टूगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, और इन सभी ने इकट्ठा होकर उस पर इम्पोज कर दिया है, थोप दिया है। द बैगेज ऑफ द चाइल्ड ऑन द चाइल्ड, इस बच्चे पर बैगेज, भार थोप दिया है। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वो उतार नहीं सकता। कहने का मतलब है इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि वो चूड़ियाँ बनाने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। बिफोर ही इज अवेयर, और जब वो बच्चा जो इस परिवार में पैदा हुआ है, जब वो अवेयर भी होता है इस दुष्चक्र के बारे में, इस शोषण के बारे में, ही एक्सेप्ट्स इट, तो तब तक वह क्या कर लेता है, इसे स्वीकार कर लेता है। एज नेचुरली, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। एज हिज फादर, जैसे उनके पिता ने उसे स्वीकार कर लिया था। अर्थात इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से इसी काम में लगी रहती है। ये अवेयर होकर भी इस काम से हट नहीं पाते। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और चूड़ी बनाने से अलावा अगर कोई काम यहाँ करने की सोचता है तो उसका मतलब है कि हिम्मत करना, डेयर करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग जो है, साहस करना, इन बच्चों की या इस बच्चे की क्या है, ग्रोइंग अप का यानी कि पालन पोषण का हिस्सा नहीं है। अर्थात उन्हें ऐसी माहौल नहीं मिलता है जिसमें हिम्मत कर सके, किसी चीज़ का विरोध कर सके। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मैंने इसकी एक चमक मुकेश में देखी इस तरह की कि वो इस चीज़ के बारे में अवेयर हो गया है।
आई एम चीयर्ड, तो मुझे खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वह दोबारा रिपीट करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज, वह गैरेज में जाएगा, अर्थात उस जगह पर जहाँ पर मोटर मैकेनिक का काम किया जाता है, रिपेयर का काम किया जाता है। एंड लर्न, और लर्न करेगा वहाँ पर रिपेयरिंग का काम। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, परंतु उसके घर से जो गैरेज है वो बहुत दूरी पर है। आई विल वॉक, परंतु उसकी डिटर्मिनेशन है उसके अंदर, वो कहता है कि मैं वहाँ पैदल चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह फिर जोर दे के कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आप हवाई जहाज उड़ाने का भी सपना है आपके मन में है। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो जाता है। नो, फिर कहता है नहीं। ही सेज, कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर घूरते हुए, जमीन की तरफ देखते हुए। इन ही स्मॉल मरमर देर इज एन एम्ब्रेसमेंट, और वह हल्की सी अपना जो बुदबुदा रहा है, बड़बड़ा रहा है, और उस बड़बड़ाहट में उसके में एम्ब्रेसमेंट है, अर्थात शर्म है। दैट हैज नॉट ये टर्न इनटू रेग्रेट, और अभी तक वो जो रेग्रेट, वो उसकी शर्म है, वो रेग्रेट में अर्थात पछतावे में नहीं बदली है। टर्न इनटू का मतलब है बदलना, रेग्रेट मीन है पछतावा, अर्थात अभी वो पछताया नहीं है। ही इज कॉन्टेंट, कॉन्टेंट मीन होता है संतुष्ट होना। टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों का सपना देखकर ही या कारों का सपना लेकर ही संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जिन कारों को वो तेज गति से आते जाते हुए अपने टाउन में देखता है, टाउन की गलियों में देखता है। हर्टलिंग का मतलब है तेज गति से आने जाने वाले। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ ही हवाई जहाज होकर उड़ते हैं। आई होप you will understand this lesson in a better way. Like the video and subscribe. Thank you all of you again.